वन घर जमाए। ड्राइवर ड्राइवर ये बैग गाड़ी में रखो और जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फॉर्मल ड्रेस पहने हुए अनिका जावेरी अपने बेडरूम की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बोली, लेकिन उसे किसी की भी हरकत सुनाई नहीं दी। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? नक्श भी सुबह से गायब है, काम के वक्त पता नहीं ये सब कहाँ चले जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहां ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका ने उसे घूरकर देखा तो नक्श ने झिझकते हुए कहा, अनिका, मैं कल गया था रमणीक भाई ज्वेलर्स के पास, लेकिन तुम्हारा सेट रेडी नहीं था। उन्होंने कहा शायद 1-2 दिन और इससे पहले कि नक्श आगे कुछ कह पाता अचानक से ड्राइवर भागते हुए वहां आया और बोला, सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया। ये सुनते ही अनिका आग बबूला होकर बोली, कोई काम एक बार में क्यों नहीं होता? तुम लोगों से दिन भर बस टाइम पास करते रहते हो, मजाल है जो तुम लोग कोई काम ढंग से पूरा कर दो, बस बहाने बनाने आते हैं, सबके सब एक जैसे हैं, कामचोर। ये कहते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखा और नक्श ने तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लिया। तभी ड्राइवर ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ सॉरी माय फुट। ये कहने के बाद जैसे ही अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श अनिका की मदद करने के इरादे से बोला, लाओ मैं ले लेता हूँ। लेकिन इससे पहले कि नक्श बैग उठा पाता अनिका ने बैग उठाकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया और नक्श को पूरी तरह से इग्नोर करके वो कमरे से निकल गई। नक्श चुपचाप खड़ा उसे कमरे से जाते देखता रह गया था। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा उसकी नज़र टेबल पर रखी एक फाइल पर पड़ी। जाहिर सी बात है अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जैसे ही यह ख्याल नक्श को आया वैसे ही उसने जल्दी से वो फाइल उठाए और अनिका के पीछे भागा। नक्श नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा अनिका किसी से फोन पर बात करती हुई हॉल से बाहर जा रही थी। जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्या की नज़र उस पर पड़ी और ईवल स्माइल के साथ उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग गड़ा दी। नक्श ने अपना बैलेंस खो दिया और वो सीधा जाकर अनिका की मां चित्रा से टकरा गया जो हाथ में ग्रीन टी लिए सोफे की तरफ बढ़ रही थी। नक्श की टक्कर से ग्रीन टी चित्रा के कपड़ों पर फैल गई थी। ये देखते ही नक्श के होश उड़ गए और चित्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं दूसरी तरफ भाग्या ये देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? दूसरी तरफ नक्श चित्रा के गुस्से से पूरी तरह से वाकिफ था। उसे पता था कि अब उसकी शामत आना तय है। तुरंत ही नक्श ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, वो मैं अनिका को फाइल देने जा रहा था और आप बीच में। इससे पहले कि नक्श अपनी बात कह पाता चित्रा अपना आपा खोते हुए बोली, अच्छा तो मैं साहबजादे के रास्ते में आ गई, इसमें भी मेरी ही गलती है ना? भाग्या को एक और मौका मिल गया और वो तुरंत ही चित्रा के पास गई। बड़ी माँ आप ठीक तो है? अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। इस आदमी ने बड़ी माँ के ऊपर गरम गरम चाय गिरा दी। चित्रा ने भाग्या को शांत कराते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, तुझे कितनी फिक्र रहती है ना मेरी, लेकिन मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी। ये सुनते ही भाग्या ने अपना फोकस चित्रा की तबीयत से हटाकर उसकी साड़ी की ओर घुमाया और वापस से राई का पहाड़ बनाते हुए बोली, शिट, बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। अरे ये साड़ी तो एकदम एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है ना बड़ी माँ? एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही थी तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा और एकदम शांत आवाज में बोला, अनिका तुम ये फाइल भूल गई। अनिका के कदम गुस्से में नक्श की ओर बढ़े और उसने नक्श के हाथ से वो फाइल छीनी और दोबारा फोन पर बात करते हुए नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। बस अनिका की एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। तभी ड्राइंग रूम में लगे टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य खतरे में, क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतने बड़े नुकसान से उभर पाएगा? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप की बागडोर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये आवाज़ कानों में पड़ते ही नक्श का ध्यान एकदम से टीवी की तरफ चला गया था। वहीं इतने में एक नौकर पानी लेकर चित्रा के पास आया। नक्श ने ट्रे में से पानी का ग्लास उठाया और चित्रा की साड़ी साफ करने लगा। चित्रा ने नक्श के हाथ से पानी का ग्लास छीना और अपना काम खुद करने लगी, लेकिन अभी चित्रा की भड़ास शांत कहाँ हुई थी। बेवकूफ़, एक काम भी ठीक से नहीं होता और अब क्या ठीक से चलना भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें? अब यहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, दफा हो जा मेरी नज़रों के सामने से। इतना कहकर चित्रा भाग्या की तरफ मुड़ी और बड़बड़ाने लगी, पता नहीं क्या सोचकर तेरे काका ने अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दे दिया, हमारे तो भाग ही फूट गए, घर दामाद बनकर बस हमारी छाती पर मूंग दल रहा है।
ये है जावेरी परिवार का घर। जावेरी परिवार सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिली की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ हर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है। पर नक्श ने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया। हर सुबह किसी और की गलती को अपने सर लेकर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में लग जाता है। नक्श जो रुमाल से अपना हाथ पोंछ रहा था, चित्रा की बात सुनकर उसके हाथ रुक से गए। उसने चित्रा की तरफ देखा तो उसकी नज़र वही पास में खड़े नौकर पर पड़ी जो नक्श को दया की नज़र से देख रहा था। लेकिन नक्श के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो तुरंत ही ऊपर अपने कमरे की तरफ चल दिया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए भी नक्श का ध्यान टेलीविजन पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज़ पर था। वो भानुशाली ग्रुप के लॉस में होने की खबर सुनकर सोच में पड़ गया था। तभी चित्रा भी टीवी की वॉल्यूम बढ़ाते हुए बोली, हे माँ, भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। भला इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इनके साथ तो हम नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे थे। ये सुनकर तुरंत ही भाग्या ने कहा, बड़ी माँ, परेशान क्यों हो रहे हो सकता है ये हमारे लिए एक अच्छा साइन हो। मुझे लगता है कि हमें इनके नए सीईओ के साथ डील करने की कोशिश करनी चाहिए। यही सब सोचते हुए नक्श अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखी अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी और उसको देखते हुए नक्श ने कहा, गुरुजी, देख रहे हैं आपके एक वादे के चक्कर में क्या क्या सहना पड़ रहा है। आप जाते जाते अनिका का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे झेलने के लिए अकेला इस घर में छोड़ गए, पर मैं भी ढीठ हूँ। आपकी बीवी चित्रा को तो मैं हंसते हंसते झेल जाऊंगा। बस आपकी बेटी अनिका का दिल जीतना ही असली चुनौती है। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, उसके दिल में मैं अपनी जगह बनाकर ही रहूंगा। एक तरफ नक्श अपने गुरुजी से बात करने में लगा था तो दूसरी तरफ नक्श का मोबाइल जो बेड पर साइलेंट मोड पर था वो लगातार वाइब्रेट कर रहा था। मगर नक्श तो अपने ही ख्यालों में गुम था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया और वो बाथरूम में शावर लेने चला गया। नहाते हुए भी नक्श के दिमाग में बस भानुशाली ग्रुप ही चल रहा था। नक्श इस बात से अनजान था कि उसके फ़ोन पर किसका कॉल आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो कॉल नक्श की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बस नक्श को फ़ोन उठाने की देर थी। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया तो उसका फ़ोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा, लेकिन इससे पहले कि नक्श को एहसास होता इस बार भी फ़ोन कट गया था। कपड़े चेंज करने के बाद आखिरकार जब नक्श ने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें एक ही नंबर से 40 मिस्ड कॉल्स और 10 टेक्स्ट मैसेजेस थे। ये देखकर नक्श हैरान रह गया और तुरंत ही उसने मैसेजेस खोलकर पढ़ना शुरू किया। नक्श, प्लीज़ फ़ोन उठा लो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो। ऐसे कई सारे मैसेजेस थे और उन सभी को पढ़ने के बाद नक्श ने अपना फ़ोन बेड पर फेंका और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, वाह, 2.5 साल बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज का दिन तो वाकई बहुत अजीब है। अभी नक्श उन मैसेजेस के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसी नंबर से एक बार और कॉल आया और इस बार नक्श ने इग्नोर ना करते हुए कॉल उठाया और अपनी धीमी आवाज़ में बोला, हेलो। कुछ देर तक फ़ोन के दोनों एंड पर सन्नाटा पसरा रहा और फिर दूसरी ओर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, हेलो नक्श बेटा। कुछ सेकंड्स तक नक्श खामोश रहा और उसके बाद कड़क अंदाज में बोला, हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वह बूढ़ा आदमी थोड़ा सा कपकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की, कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। उस आदमी की बात सुनकर तुरंत ही नक्श ने एक तंज कसते हुए कहा, अच्छा, आपको मेरी याद आने में पूरे 2.5 साल लग गए? इतनी याद आती है आपको मेरी? नक्श का टोन सुनकर वो आदमी पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन अपने होश संभालते हुए उसने फिर से बोलना शुरू किया, इन 2.5 सालों के हर दिन हर रात मैंने तुझे याद करते करते ही काटे हैं। मैंने कैसे अपने आप को संभाला है मैं ही जानता हूँ। शायद मैं यही डिजर्व भी करता हूँ। जो कुछ भी मैंने किया या अपने आंखों के सामने होने दिया उसी का नतीजा है ये सब। तेरी तस्वीर को रोज देखकर बस रोता रहता हूँ और खुद को कोसता हूँ कि कैसे मैंने अपने सामने यह अन्याय होने दिया। नक्श को यशवर्धन की बात सुनकर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। उसने कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचने के बाद जवाब दिया, मुझे पता चला मार्केट में जो खबरें चल रही है। ये सुनते ही यशवर्धन एकाएक खामोश हो गए, जैसे मानो नक्श ने उनकी चाल पकड़ ली हो। हाँ, लोग तो तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। यशवर्धन के मुंह से यह शब्द बाहर आए, लेकिन इस बार उनकी आवाज में चिंता साफ सुनाई पड़ रही थी। एक पॉज लेने के बाद यशवर्धन ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें काम की बात करने के लिए कॉल नहीं किया बेटा, बस मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो, तुम अपने मन में बैर रखने वालों में से नहीं हो।
नक्श अपनी हाजिर जवाबी दिखाते हुए बोला, कुछ लोग अक्सर बड़े दिल वालों को बेवकूफ़ समझने की गलती कर देते हैं, पर आप ठहरे यशवर्धन, आप ये गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों? सही कहा ना? ये सुनकर यशवर्धन समझ गए थे कि उनका काम इतनी आसानी से नहीं पूरा होगा। इतना ही नहीं, नक्श ने अपनी आवाज़ सख्त करते हुए आगे बोलना जारी रखा, आप लोगों ने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं आप लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ चुका हूं, पर उस बात को मैं कभी भुला नहीं सकता। मुझे आप लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना। यशवर्धन ने फिर से कोशिश करते हुए कहा, इतना कठोर तो नहीं था मेरा नक्श। मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूँ। आप क्यों मुझे वापस उस जगह बुलाना चाह रहे हैं जिस जगह ने मुझे सिर्फ दर्द ही दिया है? नक्श ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन थोड़ा इमोशनल हो गए। क्या तेरा दिल नहीं करता मेरा चेहरा देखने का, मुझसे मिलने का? बस एक बार मिल ले बेटा, पता नहीं अब कितने दिन हैं मेरे पास। यशवर्धन बहुत अच्छे से जानते थे कि नक्श चाहे अपना दिल जितना भी सख्त कर ले, लेकिन इस बात पर वो पिघल ही जाएगा। नक्श स्ट्रॉन्ग हेडेड था पर निर्दयी नहीं। एक बार और आखिरी बार, नक्श ने यशवर्धन की बात मानते हुए कहा। नक्श की बात सुनकर जैसे यशवर्धन की उम्मीदें दोबारा जाग उठी और वह चाहते हुए बोले, थैंक यू बेटा, मैं तेरी फेवरेट डिशेस बनवा के रखूंगा, जो भी तुझे पसंद है वो। नक्श ने तुरंत ही यशवर्धन की बात को काटते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर नहीं आऊँगा, हम ऑफिस में मिलेंगे बिना किसी तामझाम के। ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगा। वैसे तो यशवर्धन को नक्श का अंदाज पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी यशवर्धन को नक्श की बहुत ज़रूरत थी और यही वजह थी कि वो नक्श की सारी बातें मान भी रहे थे। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का ऑफिस कहाँ है, मैं पहुँच जाऊँगा, बाय। इतना कहकर नक्श ने फ़ोन काट दिया था। बीते 2.5 सालों में कभी भी यशवर्धन ने नक्श से कांटेक्ट नहीं किया था। 2.5 सालों से नक्श भानुशाली ग्रुप से भी बाहर था, तो अब जब भानुशाली ग्रुप डूब रहा है तो यशवर्धन को नक्श की याद क्यों आ रही थी? ये सोचकर नक्श और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहा था। तुरंत ही नक्श ने अपना लैपटॉप बाहर निकाला और इंटरनेट की हेल्प लेते हुए भानुशाली ग्रुप में चल रही हलचल जानने की कोशिश की। ऐसे तो नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को लेकर कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ आ गया जिसे देखने के बाद नक्श की आंखों की चमक 4 गुना बढ़ गई थी। हा 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 हा। जोर जोर से हंसते हुए नक्श ने चिल्लाया, काय पोचे। बिस्तर से उठकर नक्श पागलों की तरह नाचने लगा था। वो भूल गया था कि यह घर उसका नहीं है, वो तो बस इस घर का घर जमाई है। नक्श ने अपनी दूसरी शर्त बताते हुए कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं कंपनी में वापस तभी आऊँगा जब मुझे काम करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ मेरे जुरिसडिक्शन में होगा। नो इफ नो बट शर्तें अभी खत्म नहीं हुई हैं और शायद कभी होगी भी नहीं। इस कंपनी को मेरे हिसाब से चलना होगा। नक्श की इस बात पर भी यशवर्धन कुछ देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर बोले, तुम्हारी शर्तें सुनकर लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। मौके के दस्तूर को नक्श अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था, इसलिए आज कठोर होकर उसने दिल की सारी भड़ास अपने दादाजी के सामने बाहर निकाल दी थी। और किस्मत देखिए, आज समय भी नक्श का साथ देता हुआ नजर आ रहा था। नक्श का ये रूप यशवर्धन ने पहली बार देखा था। उन्होंने तो नक्श को बहुत सीधा साधा समझा था और उन्हें लगा था कि नक्श से बात करना बहुत आसान होगा, लेकिन मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि नक्श को सब पता चल गया है। वैसे क्या पता चल गया है, उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। यशवर्धन ने अपनी टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने के बाद नक्श से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम अगले हफ्ते से भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। बात खत्म होते ही यशवर्धन ने सर झुका लिया, लेकिन नक्श भी वहां पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक एग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। एग्रीमेंट पेपर देखते ही यशवर्धन ने अपनी नज़र उठाए और नक्श से कहा, यह क्या है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नक्श ने बिना किसी इमोशन के अपनी बात सामने रखी, जो कुछ भी मेरे परिवार के साथ हुआ है उसके बाद मैं आपके साइन पर ही सिर्फ भरोसा कर सकता हूं, और इस पेपर की मैं एक कॉपी भी लेकर आया हूं। आप जल्द से जल्द फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें और मेरी बात को दिल पर न ले। आखिर आप मेरे दादाजी हैं, इतना तो आप अपने पोते के लिए कर सकते हैं, शायद आपका पछतावा भी कम हो जाएगा। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन ने पेन उठाया और उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दिया। मुस्कुराते हुए नक्श भी केबिन से बाहर चला आया और जाते जाते एग्रीमेंट पेपर की कॉपी को यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। ऑफिस से बाहर आते ही नक्श के चेहरे पर एक अजीब खुशी थी।
4 साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद जब नक्श ने अनिका के पापा के साथ काम करना शुरू किया था तब सिर्फ अनिका के पापा ही थे जो ये जानते थे कि नक्श का पूरा नाम नक्श भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनिका के पापा के साथ काम करते वक्त नक्श की मुलाकात अनिका से हुई और पहली नज़र में ही वह अपना दिल खो बैठा। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी जब वह अनिका से शादी करेगा तब उसे उस शादी में एक जिल्लत की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये सब सोचते हुए नक्श ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन खुद से कहा, भले ही मैं अनिका को अपनी सच्चाई इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ तो बदल गया है, जैसे मेरे हाथ में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूं जो आज तक मेरे ऊपर हंसते आए हैं। बगावत की शुरुआत हो गई है और अब आगे आगे देखो होता है क्या। दूसरी तरफ घर पर अनिका और चित्रा इस बात को लेकर हैरान थे कि नक्श उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। चित्रा सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और अनिका एक कोने में बैठी लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। अनिका ने चित्रा से कहा, मम्मी नक्श कहाँ है? क्या आपको कुछ बताकर गया है? चित्रा ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मन्हे खबर न थी, कल से उसका रूप बदल सा गया है, राक्षसों की तरह हंस रहा है, नाच रहा है, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अनिका वो मंचला होता जा रहा है, मुझे लगता है कि उसे लाइन पर लाना ही पड़ेगा। लाइन पर लाना पड़ेगा? यानी चित्रा और अनिका मिलकर नक्श के साथ क्या करने का सोच रहे थे? और क्या वो नक्श का अब कुछ बिगाड़ भी पाएंगे? नक्श के बारे में ना तो अनिका कुछ जानती थी और ना ही नक्श के दोस्त। आखिर इसकी क्या वजह रही होगी? क्या नक्श को भी साइलेंट और वायलेंट रहना पसंद था? वैसे नक्श के नाचने और राक्षस की तरह हंसने के पीछे का क्या कारण था? क्या लॉटरी लग गई थी भाई साहब की? जानने के लिए पढ़े इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। अब इस पागल को क्या हो गया है? क्या इसमें कोई माता वाता तो नहीं आ गई? नक्श के हंसने की आवाज़ सुनकर चित्रा का दिल बाहर आ गया था। नक्श ने ऐसा क्या देख लिया था? आखिर नक्श इतना क्यों फड़फड़ाने लगा था? उसके हंसने के पीछे का राज क्या था? यशवर्धन को 2.5 साल बाद नक्श की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्या नक्श भानुशाली ग्रुप को डूबने से बचा सकता था? अगर हाँ तो क्या नक्श बचाने वाला था? यशवर्धन और नक्श की मीटिंग में क्या होगा? जानने के लिए पढ़े इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल 3 प्यार का भोकाल। अपनी माँ की बात सुनकर अनिका गुस्से से लाल पीली हो उठी और तुरंत ही लैपटॉप बंद करते हुए बोली, ये आदमी हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। मैंने 1 हफ्ते पहले उसे रमणीक भाई की शॉप से वो सेट लाने को कहा था और वो भुलक्कड़ भूल गया। आज मैं सोच रही थी कि उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाओ, लेकिन यह महाशय तो घर पे है ही नहीं। मम्मी क्या है ये? क्या मेरी ही किस्मत में ये होना लिखा है? आपने मेरी शादी उस लड़के से क्यों कराई? पूर्ण विराम। सु बात करे छे, तुझे ऊपर जाने की इतनी जल्दी है? चित्रा की बात सुनकर अनिका कंफ्यूज्ड हो गई। तुरंत ही उसने कहा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर शांति से बैठी रह, क्योंकि तेरे सवालों के जवाब तो ऊपर जाकर तेरे पापा ही दे सकते हैं। तेरे साथ में मेरी भी किस्मत फूट गई। जैसे ही चित्रा ने ये कहा वैसे ही अनिका ने सरप्राइज होते हुआ कहा, कॉमन मॉम आ कई मजाक करन रो टाइम छे। पूर्ण विराम। मैं मजाक कर रही हूँ। तू मजाक कर रही छे? क्यों ले जाना है उसे ऑफिस? याद है ना जब पिछली बार ले गई थी तो क्या हुआ था? क्या फिर से अपना मजाक बनाना चाहती है? ऑफिस जाने वाली बात को लेकर तुरंत ही चित्रा ने झटके खाते हुए कहा। अनिका लंबी सांस लेकर कहती है, आप बहुत फिक्र करती हो, मैं उसे ऑफिस के अंदर नहीं ले जाने वाली। वो मुझे ड्रॉप करने के बाद ज्वेलर्स की शॉप पर होता हुआ घर आ जाएगा, बस इससे ज्यादा मुझे उसके साथ घूमने का कोई शौक नहीं है। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहां आ गया, पर उसने उन दोनों को नज़रअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनिका ने देखा कि नक्श उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसी समय चित्रा ने नक्श पर तंज कसते हुए कहा, ये लो आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके, और हाँ यहाँ तुम्हारी कामचोरी के बारे में बात चल रही है, समझे? अनिका को ऑफिस के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने चिढ़ते हुए चित्रा से कहा, मम्मी प्लीज नॉट नाउ, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, वहाँ विहान मेरा इंतजार कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका ने नक्श के चेहरे के उड़े हुए रंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे कहा, देखो कामचोरी में तुम सबसे आगे निकल गए हो, मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहाँ से लौटते समय रमणीक भाई की शॉप से मेरा सेट उठा लेना। अब चलो, तुम्हारे कारण मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ।
नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा, ये सब लेकर अंदर चलो। अनिका आगे आगे चल रही थी और नक्श उसके असिस्टेंट की तरह हाथ में अनिका का बैग और सामान लिए उसके पीछे चल रहा था। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अनिका को देखकर विहान कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, यार अनिका, तुम कहाँ रह गई थी? पता है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पूर्ण विराम। जब नक्श ने विहान की बात सुनी तो वो मन ही मन बोला, ये आदमी इतना खाली है कि 1 घंटे से यहाँ बैठा मेरी बीवी अनिका का इंतजार कर रहा है। अपने चेहरे पर अपॉलॉजीज लिए अनिका ने कहा, विहान आई एम सो सॉरी यार, कुछ लोगों के कारण घर से निकलने में देर हो गई। अनिका की बात सुनकर विहान के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था और अनिका ने भी उसकी खुशी को नोटिस कर लिया था। विहान, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ 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 हाँ, अनिका ने विहान से एक दोस्त की तरह मजाक में लॉटरी वाली बात पूछी थी, लेकिन विहान ने उसका जवाब देते हुए कहा, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या? पूर्ण विराम। विहान की ये बात सुनकर अनिका और नक्श दोनों ही चौंक गए। नक्श ने गुस्से से विहान की तरफ देखा और बोला, भाई साहब आप ऑफिस में हैं, इस बात को मत भूलिए और दोस्ती की सीमा भी नहीं भूलिए। नक्श की बात सुनकर अनिका ने नक्श की ओर देखा और उसे चुप कराते हुए बोली, तुम बीच में मत बोलो, और फिर वापस विहान की ओर देखकर बोली, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी विहान। विहान समझ गया था कि अनिका उसकी बात से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई है, इसलिए उसने झट से बात बदल दी और बोला, अरे ये सब छोड़ो, मैं आज इतना खुश क्यों हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ अनिका। ये बोलते हुए विहान और भी ज्यादा खुश नजर आने लगा और तभी उसने अपने बैग से नेकलेस का एक खूबसूरत बॉक्स बाहर निकाला और खोलकर अनिका के सामने रखते हुए बोला, ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए डायमंड का रेयर नेकलेस। डायमंड नेकलेस देखकर अनिका सरप्राइज होते हुए विहान से बोली, ये तुम मेरे लिए लाए हो विहान? पूर्ण विराम। नक्श भी उस डायमंड नेकलेस को देखकर पहले तो चौंका, लेकिन फिर कुछ देर ध्यान से उस नेकलेस को देखने के बाद गंभीर आवाज में बोला, ये तो उस रेयर नेकलेस की कॉपी है, ये ओरिजिनल नेकलेस नहीं है अनिका। अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है और चूंकि नक्श भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। नक्श ने तो सही इरादे से अपना काम कर दिया था, लेकिन अनिका को नक्श की बात कुछ रास नहीं आई। अनिका ने नक्श को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम चुप रहो, कितनी बार बताना पड़ेगा कि बीच में मत बोलो। नक्श की बात सुनकर विहान भी ये समझ आ गया था कि अब वो उस फर्स्ट कॉपी नेकलेस को ओरिजिनल बताकर अनिका को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, इसलिए उसने खुद अपने मुंह से कबूल करते हुए अनिका से कहा, हाँ ये हार रेयर नेकलेस नहीं है पर असली हीरे का है, बस इसकी क्वालिटी रेयर डायमंड से थोड़ी सी कम है। लेकिन अनिका, जब मुझे रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा मैं तुम्हारे लिए उसे ज़रूर लेकर आऊँगा। विहान की बात सुनकर नक्श को हंसी आ गई और वो बोला, अच्छा मजाक है, जिस डायमंड नेकलेस की तुम बात कर रहे हो उसके 10 ही पीस हमारी कंट्री में मौजूद है। अनिका, तुम इस सस्ते हीरे के नेकलेस को वापस कर दो, मुझे नहीं लगता ये इंसान अपना वादा निभा पाएगा, और ऐसे इंसान से हीरे का नेकलेस क्यों लेना जब तुम्हारे पास मेरे जैसा असली हीरा मौजूद है। आज अनिका को विहान की हरकत से ज्यादा इस बात पर हैरानी हो रही थी कि अचानक नक्श के अंदर हर बात का जवाब देने की हिम्मत कहाँ से आ रही है। कुछ देर तक अनिका ये समझने की कोशिश करती रही और फिर उसने एक बार फिर से नक्श को चुप करवाया, तुम चुप रहोगे? पूर्ण विराम। नक्श के मुंह खोलने से पहले विहान को लगा था कि अनिका नेकलेस देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाएगी। आखिर वो उसे कोई छोटी चीज नहीं डायमंड का हार दे रहा था। यही वजह थी कि वो पहले से ही अनिका के केबिन में आकर बैठा था और उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि नक्श उसका सारा खेल ही खराब कर देगा। अब पोल तो उसकी खुल चुकी थी तो वो करता भी क्या? शांति से चुप बैठने के अलावा उसके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। अनिका को भी विहान की इस बेवकूफ़ी की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। विहान ने अनिका को ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया था, साथ ही अनिका को विहान पर गुस्सा भी आ रहा था। विहान को नकली हार देने की क्या जरूरत थी? पर इस वक्त अनिका के पास विहान को दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनिका की कंपनी ठीक से चल नहीं रही थी और अपने लॉसेस से उबरने के लिए उसे विहान जैसे बिजनेस पार्टनर की बहुत ज़रूरत थी। अनिका ने उस नेकलेस के बॉक्स को बंद किया और बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर ये कम क्वालिटी वाला डायमंड नेकलेस है?
ये तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई उस रेयर हीरे के नेकलेस को तो नहीं खरीद सकता ना। क्योंकि हमारे देश में ऐसे हीरे के सिर्फ 10 हार ही है और मुझे जहां तक याद है पिछले साल उसमें से एक हीरे के नेकलेस की नीलामी हुई थी जिसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ थी। मुझे ये तो नहीं पता कि उस हीरे के नेकलेस को किसने खरीदा था, लेकिन विहान तुम्हें कोई रेयर डायमंड हार लाने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है, मैं इसे मेरे शोकेस में रखूंगी, थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। पूर्णविराम। अनिका की बात सुनकर तो विहान के जैसे तोते ही उड़ गए। इस हार को खरीदने में ही उसे पसीना आ गया था। देखा जाए तो विहान के महीने भर की कमाई उतनी कम भी नहीं थी, लेकिन असली रेयर हीरे का हार खरीदना कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। भूल जाओ बेटा, विहान अनिका को इम्प्रेस करने में कंगाल हो जाओगे, कंगाल। वही नक्श अनिका को परेशान देखकर अपने किए पर पछताने लगा और सोचने लगा कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी अनिका विहान का साथ दे रही है। नक्श की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन वो अपनी बदली हुई जिंदगी को इतनी आसानी से अपनी बीवी के सामने नहीं रखना चाहता था। वो अनिका को पाना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था। ये सब सोचते हुए नक्श ने अनिका की तरफ देखा और उसके करीब जाते हुए उससे कहा, अनिका, मैंने आज तक तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, पर आज कह रहा हूँ, ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सस्ते हीरे का हार लाया है। ऐसे आदमी से तो तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन में तुम्हारे लिए असली रेयर डायमंड का हार लाऊंगा और उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके केबिन से बाहर निकल गया। नक्श ने पलटकर अनिका की ओर देखा तो अनिका भी उसी की तरफ ही देख रही थी। प्यार नहीं तो कम से कम नक्श अनिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने में तो कामयाब हो गया था। इसे अपनी छोटी सी जीत समझकर अपने चेहरे की मुस्कान को छुपाते हुए नक्श के कदम ऑफिस से बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लगा कि नक्श उसके लिए लड़ रहा है। नक्श का ये रूप देखकर अनिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनिका के मन में यह सवाल उठा, क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। लेकिन जब अनिका की नज़र विहान पर पड़ी तो उसने खुद को टोकते हुए मन ही मन कहा, यह क्या सोच रही हूँ मैं। विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मैन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा। नहीं, नक्श की वजह से मैं मेरी इतने साल की मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, विहान की ज़रूरत है। सुबह का समय था और सारे एम्प्लॉयज़ अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन जब उन्होंने नक्श को कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाते देखा तो सब उसे घूरने लगे थे। कुछ लोगों ने तो अपना काम छोड़कर फुसफुसाना भी शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ वहीं अनिका का गुस्सा इस वक्त चरम पर था। आज पहली बार नक्श ने उसके साथ बदतमीजी की थी, इसलिए वो भी नक्श के पीछे पीछे केबिन से बाहर आ गई। वहां काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज़ ने जब अपने डायरेक्टर को इस तरह गुस्से में बाहर जाते देखा तो उनके चेहरों पर सवालिया निशान दिखने लगे। इससे पहले कि अनिका नक्श को रोककर उससे कुछ कहती, तभी अनिका की नज़र अपने स्टाफ पर पड़ी और जैसे तैसे उसने अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया। तब तक नक्श ने भी अनिका को अपने पीछे आते देख अपने कदमों को रोक लिया था। इस बार जब नक्श और अनिका की नज़रें टकराई तो अनिका सब कुछ भूलकर गुस्सा हो गई और गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन अपनी आवाज़ को एकदम धीमे रखते हुए अनिका ने नक्श की क्लास लगाना शुरू किया। नक्श, ये क्या पागलपन है। तुम्हें किसने इतना हक दिया कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गलती कर दी तुम्हें यहाँ लाकर, चुपचाप अब यहाँ से निकल जाओ, फास्ट। पूर्णविराम। भले ही अनिका की आवाज़ दबी हुई थी, लेकिन उसकी बातों से उसका गुस्सा साफ साफ पता चल रहा था। नक्श ने अनिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगा उतना ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसे अनिका से जो कहना था वो उसे कह चुका था, अब बार बार उस बात पर बहस करने का कोई फायदा भी नहीं था। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मैटर की बस शुरुआत हुई है। पीछे से विहान भी गुस्से वाले अंदाज में बाहर निकल आया और अपनी कड़क आवाज में बोला, अबे ओए, रुक जाता कहाँ है। पूर्णविराम। बीते 2.5 सालों में जिस नक्श के मुंह से एक आवाज नहीं निकली, वो नक्श आज अनिका को सलाह दे रहा था। कैसे? नक्श की हिम्मत के पीछे कौन छुपा था? क्या नक्श का अपनापन देखकर अनिका के दिल में नक्श के लिए कुछ कुछ होगा, या फिर अनिका को बस अपने बिजनेस की ही पड़ी थी। विहान और नक्श के बीच क्या होगा? क्या विहान गुस्से में नक्श पर हमला करने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो क्या अनिका नक्श को बचाएगी, या फिर विहान का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा? जानने के लिए पढ़े इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल च फॉर किस्मत कनेक्शन। विहान का गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, जिसे देखने के बाद अनिका भी सरप्राइज थी, लेकिन अनिका ने विहान को रोकने या फिर शांत करने की कोई कोशिश नहीं की। शायद वो भी इस तमाशे को एंजॉय करना चाहती थी। नक्श ने पहले तो अनिका के सामने विहान का भांडा फोड़ा
और उसे पूरी तरह से एम्बैरस किया। उसके बाद नक्श ने अपनी ही बीवी को सलाह भी दे डाली जो पिछले 2.5 सालों में उसने पहले कभी नहीं दी थी, लेकिन अनिका की खरी खोटी सुनने के बाद अब नक्श कोई बात नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि उसने विहान की आवाज़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। नक्श का ये एटीट्यूड विहान से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी चाल बढ़ाते हुए नक्श का पीछा किया, और इससे पहले कि नक्श लिफ्ट में जाता विहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अबे भाग कहाँ रहा है? तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कब से तुझे आवाज़ दे रहा हूँ, बहरा है क्या? विहान नक्श के ठीक सामने था और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। नक्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं कि नक्श डर गया था, वैसे भी अब नक्श को किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि नक्श अभी भी शांत था इसलिए विहान को बोलने का एक और मौका मिल गया। तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तू खुद को भी बेच देगा ना तब भी उस हार को नहीं खरीद पाएगा। बड़ा आया बात करता है, और दूसरी बात तुझे तेरी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डब्बा गोल। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। नक्श ने अपनी उंगली उठाए और पीछे की ओर इशारा करते हुए बोलना शुरू किया, पहली बात ये जो पीछे खड़ी है ना, ये मेरी बीवी है, तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुम जैसे इंसान से हीरे का हार लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लाकर दे सकता हूँ, इसलिए अपना ढोंगी दिखावा बंद करो। ये कहकर नक्श ने अपनी एक नज़र पीछे की ओर घुमाई और अनिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ, तीसरी बात, अगर जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। नक्श ने विहान को अपने स्वैग के दर्शन करवा दिए थे। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू धकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श के वहां से जाने के बाद कुछ देर तक विहान वहीं खड़ा रहा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां रुकने का कोई सेंस नहीं था। इससे पहले कि अनिका विहान से कुछ कहती, विहान ने तुरंत ही लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट के अंदर चला गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। यह एनजी कॉर्पोरेशन का ऑफिस था जिसकी चेयरमैन अनिका थी। अपने केबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था, और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, क्या करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे विहान मिला, और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता है। और बस यहाँ से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया, और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है, और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है और अनिका को इसकी बहुत ज़रूरत भी है। अनिका का विहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़ बेलने के बाद वो उसके करीब आ रही थी। सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या जरूरत थी उसे विहान को ऐसा कुछ कहने की? हार भले ही नकली था, लेकिन ये सब कहकर उसका ईगो हर्ट करने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं वो उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अब अनिका उसे कैसे मनाएगी? अगर गलती से उसने अपना पैसा रिटर्न करने के लिए कहा तो एनजी कॉर्पोरेशन तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जावेरी खानदान को कौन संभालेगा? ये सोचते सोचते अनिका को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। असल में गलती उसी की है, वो क्यों नक्श को उन दोनों के बीच में लाई? क्या जरूरत थी नक्श को ऑफिस साथ लाने की? अगर वो आज नक्श को अपने साथ नहीं लेकर आती तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता। एनजी कॉर्पोरेशन के ऑफिस से बाहर आकर नक्श काफ़ी खुला खुला महसूस कर रहा था। सुबह की अच्छी शुरुआत हुई थी और नक्श इस शुरुआत को बरकरार रखना चाहता था। तभी अचानक से नक्श का फ़ोन बजा, और जब उसने स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा तो उसके चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई थी। यस मिस्टर भानुशाली, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाला था। कॉल उठाते ही नक्श ने अपने दादाजी से कहा। अच्छा नक्श बेटा, क्या तुम्हें अपने दादाजी की याद आई? जैसे ही यशवर्धन ने ये कहा वैसे ही नक्श ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ 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 हाँ, अच्छा मजाक कर लेते हैं। अब मैं जानता हूँ कि आपने भी मुझे किसी काम से ही कॉल किया है, उसी तरह मैं भी आपको काम से ही कॉल करने वाला था। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन के चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो फिर काम की ही बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते से तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाले हो। उससे पहले मैंने आज एक खास इंसान के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मिल लो। यशवर्धन ने कहा। ठीक है, मुझे किसी से भी मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें और पूरी करनी होगी। पहली तो ये कि मुझे आज के आज किसी भी हाल में रेयर डायमंड नेकलेस चाहिए, और दूसरी मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये शर्त भी उतनी ही खास है और काम जल्दी हो जाना चाहिए।
नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड सातवें आसमान पर था जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नक्श, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं? अभी तो तुमने भानुशाली ग्रुप ज्वाइन भी नहीं किया है, पता नहीं ज्वाइन करने के बाद तुम क्या क्या करोगे। कड़क आवाज में यशवर्धन ने कहा। मेरी डिमांड्स बढ़ रही हैं। आपने भी तो यह मीटिंग अपनी किसी डिमांड को पूरी करने के लिए ही फिक्स की होगी। कम ऑन दादाजी, इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक। मैं आपको मेरी दूसरी शर्त व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जस्ट टू द नीडफुल। ये कहकर नक्श ने कॉल कट कर दिया था। तुम बहुत बड़े। इससे पहले कि यशवर्धन अपनी बात कह पाते उन्हें बीप बीप की टोन सुनाई देने लगी थी। नक्श उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास करा रहा था और यशवर्धन उस एहसास में दबते हुए नजर आ रहे थे। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर 3 मैसेज आए हुए हैं। एक उसके दादाजी का था और बाकी के दोनों उसकी बीवी अनिका के थे। अनिका ने उसे 10,000 रुपये भेजे थे और लिखा था, मॉल जाओ और जाकर कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को तुम्हारी वजह से और शर्मिंदा होना पड़े। जहां देखो भिखारियों की तरह रहते हो। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था, इसलिए उसने नक्श को इस बार पहले ही पैसे भेज दिए जिससे जावेरी खानदान और बाकी के गेस्ट्स के बीच नक्श को लेकर कोई बात ना हो, वरना चित्रा और अनिका को अपना मुंह बंद करना पड़ जाता था। ओह बेबी, अब तुम्हारे 10,000 रुपये भेजने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मन ही मन सोचते हुए नक्श ने अपनी दूसरी शर्त को यशवर्धन तक पहुंचा दिया था। मैसेज करने के बाद नक्श ने अपना फ़ोन जेब में रखा और सड़क के किनारे जाकर टैक्सी रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही एक टैक्सी आकर रुकी वैसे ही नक्श उस टैक्सी में बैठा और टैक्सी ड्राइवर से बोला, गोल्डन डोमेन सोसाइटी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज़ में से एक थी। इस सोसाइटी में 4 स्विमिंग पूल थे जिनका पब्लिक एक्सेस था और अमीरों के लिए अलग से पूल विला भी थे, कुछ पेंट हाउस भी थे। सारे घर बहुत ही शानदार थे और इस सोसाइटी से पूरे सूरत की खूबसूरती को नापा जा सकता था। दरअसल यही वो जगह थी जहां नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब नक्श वहां पहुंचा तो पूल विला के गार्डन में बैठे आदमी को देखकर उसका गुस्सा उबाल मारने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा दर्पण भानुशाली होगा। ये जानकर नक्श अपने चाचा से बिना मिले ही वहां से जाना चाहता था और नक्श ने तो अपने कदम भी मोड़ लिए थे, लेकिन तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, नक्श, पिछली बार मैं तुमसे लगभग 2.5 साल पहले मिला था। तुम पहले से काफ़ी अच्छे और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। अब चूंकि दर्पण भानुशाली ने नक्श से बात करना शुरू कर दिया था, इसलिए नक्श किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। नक्श के कदम दर्पण भानुशाली की तरफ बढ़ने लगे थे। हालांकि नक्श ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था और अपने चाचा की शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उन्हें देखे बिना ही नक्श ने कहा, दर्पण काका, तमें सीधा पॉइंट पर आओ ने बताई कि भानुशाली फैमिली को अब मुझसे क्या चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपसे बात करके मैं डरकर भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ बनने से मना कर दूंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, कोई डाउट मत रखना। दर्पण भानुशाली के सामने अपनी 2 टूक बात रखने के बाद नक्श के कदम गार्डन से होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि नक्श दरवाजे तक पहुंचता 2 हटे कट्टे गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन 2 हटे कट्टे गार्ड्स को देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और इसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए उसने अपने चाचा की तरफ देखा और कहा, आपको पता है ना कि आप मुझे ज़्यादा परेशान करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चाहे आपने जिस भी मकसद से मुझे यहाँ बुलाया हो, यह मत भूलिए कि मेरे पास खेतान एंटरप्राइजेस के शेयर्स हैं जिनको खरीदने के लिए आपने और दादाजी ने मेरे पापा को मना किया था और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन आज वही शेयर्स आपकी भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज को बचाने वाले हैं और अगर मुझे कुछ हो गया तो जो आप चाहते हैं वो फिर आपके लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आप फिजूल की कोशिश ना करें तो ही ठीक है। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था। छोटे से बड़ा हर बिजनेसमैन को भानुशाली ग्रुप की सारी जानकारी थी। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप के सीईओ नक्श के पिता यानी जितेन भाई भानुशाली थे। जितेन भाई को बिजनेस की सारी ABCD पता थी और यही वजह थी कि उन्होंने खेतान एंटरप्राइजेस के 40% शेयर्स खरीद लिए। उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जितेन भाई भानुशाली
को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जितेन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाली, लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था, और जब उन्हें पता चला कि जितेन भाई के खरीदे वो शेयर्स आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्श के अंदर यह पावरफुल चेंजेस क्यों और कैसे आ रहे हैं। जी हाँ, नक्श के दोनों हाथ घी में जो हैं और अभी नक्श से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है। नक्श की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि नक्श को खेतान एंटरप्राइजेस के बारे में सब कुछ पता होगा। वो नक्श को कच्चा नींबू समझ रहे थे और नक्श निकला पका हुआ बादाम। अब उनके पास नक्श से उलझने के लिए कोई वजह नहीं थी। अपने दोनों गार्ड्स को इशारा करते हुए उन्होंने नक्श के रास्ते से हटने के लिए कहा, और जैसे ही वो दोनों गार्ड्स हटे वैसे ही नक्श के कदम उस पूल विला से बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फ़ोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था, जिसमें लिखा था, अबे तू कहाँ रह गया है? आ रहा है ना, लेट मत कर। आखिर नक्श कहाँ जाने वाला था? नक्श के किस दोस्त की एंट्री होने वाली है? क्या नक्श आज जावेरी खानदान का फैमिली डिनर अटेंड नहीं करेगा? अगर नहीं तो उसके बाद अनिका और चित्रा का क्या रिएक्शन होगा? अगर हाँ तो उस डिनर पार्टी में क्या होगा? क्या यशवर्धन नक्श की रेयर डायमंड नेकलेस वाली शर्त को पूरा करेंगे? नक्श की दूसरी शर्त का क्या होगी नक्श की दूसरी शर्त? क्या नक्श के चाचा नक्श को ऐसे ही सीईओ बनने देंगे, या फिर वो उनकी चाल को समझ नहीं पा रहा है? जानने के लिए पढ़े इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर।